हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारे चैनल पे जो प्री बीएड और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025, ठीक है, इसको लेकर के एक सीरीज चालू किया है हमने, है ना। तो आप यूट्यूब के हमारे चैनल पे जा करके आप जैसे आप विजिट करेंगे यूट्यूब चैनल पे, तो आपको प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पर आपको एक शिक्षण अभिरुचि करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जो जिस पर हमने अब तक का जितने भी इस सीरीज का जो वीडियो बना है उसको हमने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, आपको एक जैसा सारा वीडियो 1 से लेकर के 4 क्लास तक के वीडियो जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले भी वीडियो में मैंने बात किया है कि ये जो हमारा सीरीज है, अगर आप प्री डीएलएड सीजी प्री डीएलएड एग्ज़ाम या फिर बीएड एग्ज़ाम 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो हमारा सीरीज है ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है हर एक तरफ से। अगर आपने पहले भी तैयारी की है या फिर कर रहे होंगे, तो हमारे इस वीडियो के जरिए आपका जो तैयारी है, आप अपने तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यह जो है अकेला एक टॉपिक ऐसा है शिक्षण अभिरुचि जो 30 नंबर का वेटेज रखता है। ठीक है ना, इंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट है हमारा शिक्षण अभिरुचि का, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है ना। तो हमने पहले भी बात किया था कि जो हमारा सेशन है, हम इस सीरीज पे छत्तीसगढ़ में जो होने वाला होता है एग्जाम, जो व्यापम द्वारा लेता है ना, सीजी प्री बीएड और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो तैयारी अगर जो विद्यार्थी कर रहा है या करना चाह रहा है, तो हमारी सीरीज के साथ तो जरूर जुड़े, है ना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल के साथ पहली बार अगर विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर हमारा आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो उस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा और अपने साथियों तक हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि के उस पे, है ना, शिक्षण अभिरुचि, ये हमारा पूरा, हम इसको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, बच्चों के बाल मनोविज्ञान की समझ। बच्चों में जो है बाल मनोविज्ञान की समझ किस तरीके से रहता है, हम सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, है ना। वीडियो का लेंथ आपको पता है कि थोड़ा सा लंबी हो जाता है ना। तो आप स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक का देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें जो समझ में आए। ठीक है, हम पहले इस सीरीज में हम जो है पहले जो थ्योरिकल जो पार्ट होता है, थ्योरी का जो सेशन होता है, उसको हम पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। इसके बाद जो है, इसके बाद मैं शिक्षण अभिरुचि का जो पूरा है एमसीक्यू का पूरा सीरीज लाऊंगा, जिससे आपका तैयारी जो होगा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो इस सीरीज को लाने का तात्पर्य ये है कि आप सभी को बेहतर से बेहतर आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर पाए, है ना। और हर किसी का पृष्ठभूमि दोस्तों अलग रहता है, कोई सरकारी सीट ही चाहता है और बहुत सारे ऐसे हमारे साथी होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। कारण भी आप सभी को अच्छे से पता है कि क्यों हम प्राइवेट कॉलेज में इन कोर्सों को या फिर डीएड करना चाहें या फिर बीएड करना चाहें, तो हम प्राइवेट कॉलेज में नहीं कर पाते हैं। कारण हमें साफ पता चलता है दोस्तों कि आज के टाइम पे डीएड और बीएड की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है हमारे छत्तीसगढ़ में। आप सभी को इसका जानकारी हो गया होगा, क्योंकि इस फील्ड में आने वाला टाइम पे आपका स्कोप अच्छा है ना। अगर आपको एक अपना लाइफ सिक्योर करना हो और कम समय में अगर आपको एक अच्छा फील्ड पे जाने का अगर अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप इस फील्ड को जरूर चूज करिएगा। ठीक है, अगर आप 12th पे हो या फिर 12th की एग्जाम देने वाले हो या फिर दे चुके हो, अगर आपका एम है कि हमें शिक्षक लाइन पे जाना है, टीचिंग लाइन पे जाना है, तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है ना। तो अगर आपको डीएड या बीएड करना होगा, तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ में जो है व्यापम द्वारा जो है प्री बीएड और प्री डीएलएड का एग्जाम हर साल लिया जाता है, जिसमें जो है अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं, इसके बाद इंट्रेंस एग्जाम देते हैं, फिर उस इंट्रेंस एग्जाम के मेरिट के आधार पर जो है रैंक के आधार पर जो है उनको सीट अलॉट होता है। ठीक है, तो इस सीरीज से अगर आप तैयारी करते हैं, अपना सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर बुक वगैरह से या फिर और अदर कहीं से,
तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप कहीं से भी तैयारी करते हो, है ना, मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा ही वीडियो देखिए, आपको जितना भी मटेरियल मिलता है, जहां से भी सोर्सेस मिलते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले शिक्षण अभिरुचि में एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले क्या है कि थ्योरी, जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसको सबसे पहले आपको समझना चाहिए। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आएगा तभी आप जो है ऑप्शनल वाली चीजों को आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इस सेशन में मैं पूरा थ्योरी सेशन दूंगा ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होता जाए। जैसे मैंने पिछले क्लासेस हमारी चली हैं उसमें मैंने हर क्लास पर ये बताया है कि थ्योरी कितना इंपॉर्टेंट होता है, और हर क्लास में थ्योरी के बाद जो है मैंने 20 से 30 जो है क्वेश्चन जो है एमसीक्यू के कराए हैं, और उससे जो डायरेक्ट जो है थ्योरी से जो रिलेटेड क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से एग्जाम पे आपको पूछा जाएगा, उन सारी चीजों पर हमने पहले पिछले जो क्लासेस थे उस पर हमने बात किया है ना। हम इस जो प्री डीएलएड और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो हमने शिक्षा पॉलिसी पहले किया, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरी सिलेबस है उसमें से 30 नंबर का हमारा शिक्षा अभिरुचि है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, अपने यहाँ पर 30 नंबर का चलता है, इसलिए हमारे आसान, बहुत ही आसान है, आपको समझने की थोड़ी सी टेक्निक आपको अच्छी करनी है, और जो चीज मैं बताने का प्रयास करता हूँ उसको आपको अच्छे बेहतर तरीके से और आप जो है समझते चलना है, आपको सारी चीजें को धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये आज का क्लास होने वाला है शिक्षा अभिरुचि का 5वें नंबर क्लास होने वाला है, ठीक है। और इस 5वें क्लास में हमने जो टॉपिक लिया है, तो बच्चों के ऊपर जो बाल मनोविज्ञान किस तरीके से होता है, इन सारी चीजों पर हम इस वीडियो के सारी चीजें हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसा आपको दिख रहा कि सीपी बीए और डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की अगर तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें जानकारी आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा और आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर आप डीएड का एग्जाम देना चाह रहे हैं या फिर बीएड का प्रवेश परीक्षा का आप परीक्षा देना चाह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं 2025 में, तो इसकी हम संपूर्ण तैयारी कराएंगे। थ्योरी के साथ प्लस एमसीक्यू भी आपको सारी चीजें मिलेगी, आपकी स्पीड मिलेगी, है ना, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और डीएड के लिए जो है आप सरकारी कॉलेज में अपने एक सीट पक्का कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़े हैं, टीचर एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिरुचि का आज का क्लास है, मैंने बताया आपका क्लास है, तो इसी पे हम आगे बढ़े हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों में है बाल मनोविज्ञान की समझ किस तरीके से होता है ना, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बाल मनोविज्ञान है क्या, इस बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, इस बारे में थ्योरी के माध्यम से देखेंगे, और ये सारी चीजें जो है दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको एग्जाम करने में आसानी हो। और इसका जो पीडीएफ है मैंने पिछले भी कक्षा में जैसे बताया है कि जैसे हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में इसका पूरा जो पीडीएफ है क्लास 1 से लेकर जितना चलेगा उन सब पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, आप जो है एग्जाम से ज्वाइन कर लीजिएगा। लेकिन पीडीएफ से पढ़ने से पहले आप जो है पूरा वीडियो को पूरा देखिए और समझिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, ठीक है, ताकि जो है जब आप एग्जाम के हॉल में जब रहेंगे तो इन सारी चीजों को आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए। चलते हैं, तो बाल मनोविज्ञान है सबसे पहले एक टॉपिक है हमारे बच्चों में बाल मनोविज्ञान की समझ। तो हमें बाल मनोविज्ञान समझना पड़ेगा, इनमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे आई है, कहाँ से उत्पत्ति हुई, किन चीजों पर इसकी मतलब है, आपका इसकी योगदान है, आगे हम शिक्षा जो सब्जेक्ट हमारा है ना, तो हमारे अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आ जाते हैं हमारा सब आते हैं, ठीक है। तो बाल मनोविज्ञान क्या है, पहले हम इसको समझते हैं कि बाल मनोविज्ञान सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आप पहले आप रिसर्च कर लीजिए, इसमें हर एक लिखा हुआ जो लाइन है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है उसको पहले समझते हैं, ठीक है, जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे मैं सारी चीजें जो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे दूंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आप साथ ही इस वीडियो को जरूर बनाने का प्रयास करिएगा। जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, इस फील्ड में जिसको इंटरेस्ट होगा वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको रेगुलर जो है ये जो क्लास आपको मिलेगा, है ना, जिसे हम कोशिश यही करेंगे कि आपको जो है बेहतर जो कंटेंट हम ला पाए, है ना। आपके पास यही उम्मीद है कि आप चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आप सबके सहयोग से ही ये सारा कुछ चल पाया है ना। तो उन चीजों को ध्यान रखिएगा। हम देखते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बाल मनोविज्ञान क्या है हम उसको अच्छे से पहले समझ लेते हैं। माइक है साथियों, थोड़ा सा सेट करता हूँ, है ना। स्टार्ट है, टॉपिक आते हैं हम। तो बाल मनोविज्ञान क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, है ना। तो बाल मनोविज्ञान के बारे में किन चीजों को हमें याद करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। तो देख लेते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान की वह शाखा जो बच्चों के संज्ञानात्मक, ऐसी शाखा मतलब मनोविज्ञान ऐसी शाखा है जिसमें हम किसका क्या करते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का जो है हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। वही हमारा क्या है, बाल मनोविज्ञान। आपको एक पॉइंट यही करते हैं बाल मनोविज्ञान क्या है। तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जो है बच्चों की तनिक संज्ञानात्मक, भावनात्मक, है, संज्ञान से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित है, दिमाग से संबंधित है, दिमाग से संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित है, भावनात्मक उसके समझ से संबंधित है और सामाजिक उसके सामाजिक विकास से संबंधित है। इन सारी चीजों का जो है अध्ययन करती है, ठीक है। वही हमारा बाल मनोविज्ञान है, ठीक है। यह हमें यह समझाने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है। सोचना क्या है, भावनात्मक से संबंधित है, हमारे भाव से संबंधित है, जिसे हम थिंकिंग करते हैं। यह हमें समझने का प्रयास करता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में हम जो है कैसे प्रतिक्रियाएं जो है करें। हमें उनकी वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को हमें समझने में क्या मदद करता है। वही क्या कहलाता है, हमारा बाल मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इस स्लाइड को क्या करना है। अब जो है शिक्षा अभिरुचि में जो है बाल मनोविज्ञान की बात क्यों कही गई है, इन चीजों को हम समझेंगे कि शिक्षा अभिरुचि हमारा सब्जेक्ट है, तो हम बाल मनोविज्ञान को हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बच्चों में बाल मनोविज्ञान लेकर के क्या समझ आता है, किस तरीके से होता है, और बाल मनोविज्ञान जो है शिक्षा अभिरुचि में किस तरह सा उसका जो है महत्व है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं,
कि जो हमारा बाल मनोविज्ञान की समझ हमारे लिए क्यों जरूरी है, बच्चों के लिए क्यों इसकी आवश्यकता है, ताकि यहाँ पर बाल मनोविज्ञान की समझ बच्चों के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, ये जरूरी क्यों है, इस लिए में देखते हैं, इस चीज को देखते हैं। तो बच्चों के व्यवहार को समझने में मदद करता है। पहला पॉइंट हमारा बच्चों के जो भी व्यवहार है वो समझने में क्या है कि बाल मनोविज्ञान हमारी मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें बाल मनोविज्ञान में यह समझने में मदद करता है कि बच्चे विशेष परिस्थितियों में खास तरीके से क्यों व्यवहार करते हैं। मतलब बाल मनोविज्ञान हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि प्रत्येक बालक जो होता है अलग अलग स्थिति में जैसे उसका सिचुएशन आता है, जैसे उसके पास परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति के हिसाब से बच्चा जो है प्रतिक्रिया देता है। जैसे अगर हम समझे जैसे परिस्थिति उसके सामने अगर कोई नाट्य चल रहा हो, उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वो नाट्य कला का कुछ प्रोग्राम देख रहा हो, तो ऐसे नाट्य कला में उसको हंसी आ जाती है, या फिर मतलब नाटक देखते देखते खुशी का मूड है तो उसको हंसी आएगा। और फिर जो है अगर उसकी परिस्थिति ऐसी है कि वहां पर वियोग का प्रदर्शन हो रहा हो, या फिर मतलब दुखद वाला कुछ ऐसा सीन हो या फिर समाचार हो, तो उसको देख करके उसको भी रोना जाएगा, दुख का अनुभव होगा। अगर खुशी का माहौल है तो उसको खुशी का अनुभव होगा। ठीक है, तो वही चीज बताने जा रहा है बाल मनोविज्ञान में समझने में मदद करता है कि बच्चे विशेष परिस्थिति में खास तरीके से क्यों व्यवहार करते हैं। जैसे मैंने समझाया थोड़ा सा प्रयास के उदाहरण के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है व्यवहार बच्चा करता है। हमें उनकी भावनाओं को पहचानने और उनके व्यवहार के पीछे कारणों को जानने में मदद करता है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर उसके सामने अगर कोई नाट्य हो रहा है, अगर उस नाटक में जो है खुशी का माहौल है तो वो बच्चा जो है हंसेगा, खिलाएगा है। अगर उसके सामने नाटक में अगर कुछ दुखद भरी कुछ ऐसी सीन आ रहा है, या फिर दुखद भरी ऐसी कोई मतलब सीन, या फिर उसके साथ विजुअल के रूप में ऑडियो के रूप में अगर उसको देखने सुनने को मिलता है, तो उसके परिस्थिति के अनुसार जो है वो दुखद महसूस करेगा अपने आप को, और मतलब करने जैसा रिएक्ट करेगा। तो इन कारणों को जानने का जो ये करता है, उनकी भावना जो होती है ना, भावना जैसे उसके कारण होते हैं, व्यवहार के पीछे छिपे हुए कारणों को जानने क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन चीजों को जानने में क्या हो वो मदद करता है। उदाहरण अगर देखते हैं तो मैंने एक उदाहरण दिया है। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि एक बच्चा कक्षा में अशांत हो सकता है क्योंकि वह चिंतित है या उसे सीखने में कठिनाई हो रही है। समझ रहा है ये कि अगर बच्चा कक्षा में है वो अशांत बैठा हुआ है, आपने अगर कुछ उनको कार्य दिया है या होमवर्क दिया हुआ, तो बच्चा कहता है एकदम अशांत बैठा हुआ है, और अशांत बैठने का कारण हो सकता है या तो बच्चे को उस विषय में रुचि ना हो, या तो समझ ना आया हो, या फिर सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट को आपने होमवर्क के रूप में या कार्यवर्ग के रूप में दिया है वो जो है सब्जेक्ट उसको कठिनाई लगा हो, उसको समझ ना पाया हो। तो वही चीज है कि कठिनाई हो रही है, तो बाल मनोविज्ञान की समझ रखने वाला शिक्षक इस व्यवहार को जो है समझ कर बच्चे की मदद करता है। ठीक है, अगर बाल मनोविज्ञान का नॉलेज होगा और शिक्षक को अगर इसके बारे में जानकारी होगा, तो शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो है उस समस्या का कारण को समझेगा और उस कारण का निवारण करेगा, मतलब उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है उसको सॉल्यूशन करने का मतलब प्रयास करेगा, मदद करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे देखेंगे बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करता है। बच्चों की जरूरतों को पूरा करने में कैसे मदद करेगा, तो इसको समझना बाल मनोविज्ञान हमें बच्चों की शारीरिक भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को समझने में मदद करता है। मतलब कि जो है बाल मनोविज्ञान बच्चों की शारीरिक रूप में, भावनात्मक रूप में और सामाजिक रूप से उसको समझने में हमें मदद करता है। तो हमें उनकी जरूरतों को पूरा करने में सर्वोत्तम तरीकों और उन्हें स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने में मदद करने के तरीके खोजने में मदद करता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान की समझ रखने वाला जो है, अगर जिस भी माता पिता को बाल विज्ञान की अगर समझ है, तो अपने बच्चों की भावनात्मक जरूरतों को समझकर उन्हें सुरक्षित और प्यार का माहौल प्रदान करता है। जैसे जिस भी पेरेंट्स को या टीचर को बाल मनोविज्ञान की समझ दी है, अच्छे से जानकारी होती है, तो बच्चे को किस उम्र किस तरीके से उसका व्यवहार रहता है, उस हिसाब से उस व्यवहार को समझ करके अपना जो है प्रतिक्रिया करता है और उसका अच्छा मत देने का प्रयास करता है। ठीक है, है ना। अगर कोई हमारे बच्चों को सीखने में किस तरीके से मदद करता है बाल मनोविज्ञान से समझेंगे, तो बाल मनोविज्ञान में यह समझाने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, बाल मनोविज्ञान ही हमें बताता है कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, यह हमें उन सीखने के सर्वोत्तम तरीके खोजने और उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए अगर समझेंगे तो बाल मनोविज्ञान की समझ रखने वाला जो शिक्षक अलग अलग सीखने की शैलियों वाले बच्चों के लिए प्रभावी शिक्षण का उपयोग करता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, हर आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। आगे देखने के लिए आपको कि बच्चों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में क्या करता है बाल मनोविज्ञान हमारी मदद करता है या सहायता करता है। किस तरीके से करेगा, तो यहाँ पर देखा कि बाल मनोविज्ञान में बच्चों के साथ सकारात्मक संबंध बनाने में मदद करता है। सकारात्मक संबंध बनाने में मदद इस तरीके से करेगा कि अगर जैसे मान लेते हैं कि बच्चों के साथ जो है शिक्षा का सकारात्मक व्यवहार तो उसके साथ संबंध बेहतर तरीके से बना पाता है ना, हम उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाते हैं और उनकी सहानुभूति करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए आप देखें तो बाल मनोविज्ञान समझ रखने वाला माता पिता अपने बच्चों को प्रभावी ढंग से संवाद कर सकता है और उनके साथ मजबूती से रिश्ता बना सकता है। ठीक है, आप आगे देखें बाल मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना है कि बाल मनोविज्ञान बच्चों में बाल मनोविज्ञान का समझ किस तरीके से होता है। इसमें एक महत्वपूर्ण ये भी होता है, ये बहुत इंपोर्टेंट है, आप ध्यान रखना है। अगर जो पॉइंट है हमारे देखिए इसका जो बाल मनोविज्ञान कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपको याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास क्या कहता है, इसमें बच्चों की सोचने, ठीक है, बच्चों जो है सोचने सीखने और समस्या को हल करने का विकसित शामिल होता है। संज्ञानात्मक से संबंधित होता है, संज्ञान से संबंधित होता है। संज्ञान जो है मस्तिष्क से दिमाग से रिलेट करता है। तो हम जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो थिंकिंग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, हम किसे करते हैं, संज्ञान से करते हैं, अपनी बुद्धि से करते हैं। वही तरह है कि बच्चों की सोचने सीखने और समस्या कोई समस्या है तो हम समस्या जो है उसका सॉल्व इस तरीके से, उसका समाधान इस तरीके से करते हैं। तो हम अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग से सोच करके विचार करके हम उसका जो हमारे समस्या उसका सॉल्यूशन निकालते हैं ना, समस्या का समाधान निकालते हैं। तो करने की क्षमता विकसित शामिल होता है इसमें हमारा संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। भावनात्मक विकास, भावनात्मक विकास हमारे इससे है, हमारे शरीर से संबंधित है, हमारे मन से संबंधित है, हमारे तो इसमें देखेंगे इसमें बच्चों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को की विकास को शामिल इसमें किया जाता है। मतलब भावनाओं हमारे जैसे हम किसी के साथ ऐसा होते हैं कि हमारी जो भावनाएं बहुत ही उत्तेजना भरा होता है कि अगर मतलब लड़ाई झगड़े वाला होता है तो गुस्सा होगा, स्वाभाविक जो होता है, तो कभी गुस्सा, कभी दुख वाला, कभी चिड़चिड़ा वाला माहौल, इस तरीके से। तो ये सारा चीज हमारा भावनात्मक विकास से संबंधित है। ठीक है, अगर देखेंगे हमारा सामाजिक विकास, तो इसमें बच्चों के दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक संबंधों को की क्षमता का विकास शामिल होता है। ठीक है, मतलब समाज से रिलेटेड ये समझ होता है। आगे चलिए, इसी में अगला देखिए तो बाल मनोविज्ञान शाखा है जो बच्चों के संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन कराती है। हम यह समझाने में मदद करता है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और व्यवहार कैसे करते हैं। यह उनकी वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों को समझने में भी मदद करता है। ये हमारा बाल मनोविज्ञान है।
ये हमारा बाल मनोविज्ञान, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट अगर उत्पत्ति कारण बात करेंगे तो उत्पत्ति तरीके से हम इसको भी थोड़ा सा मोटे मोटे समझ लेते हैं, क्योंकि हम जो है अभी एग्जाम दे रहे हैं तो हमें मतलब कम से कम ये चीजें पता होगा कि बाल मनोविज्ञान बहुत ही बड़ा सेक्टर होता है। बाल मनोविज्ञान आप उस स्टेज में पहुंचेंगे जब आपने डीएड का कोर्स कर लिया हो या बीएड कोर्स कर लिया होगा, तो उस दौरान आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी आप जो है फ्रेशर हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड कर रहे हो और डेट मांगेगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अगर आप फ्रेशर आपको ज्यादा नॉलेज नहीं आएगा तो आपको मोटा मोटा, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप मोटा मोटा जो बना हुआ है इसके बारे में कम से कम आपको जानकारी होना चाहिए। ये टॉपिक में भी क्वेश्चन से बनता है ना, ज्यादा आपको डिटेल करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप इस चीज को करेंगे तब स्टेट वगैरह के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। बाल मनोविज्ञान का पूरा एक सीरीज है हमारे चलिए, पूरा चैप्टर ही आज से होता है और जैसे शिक्षक वगैरह जब देंगे वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम यहाँ फ्रेशर के हिसाब से हम अपने तैयारी को रखेंगे, ज्यादा डीप भी जाएंगे और ज्यादा क्या ही हाईएस्ट भी जाएंगे, जिससे क्या होता है कि एकदम हम शिक्षक की तैयारी मतलब ऐसे वीडियो को हम अपना जो है इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम करना रखते हैं, ये सही नहीं रहेगा। जो भर्ती की प्रक्रिया होती है उसका एग्जाम लेवल होता है बहुत हाई लेवल होता है, और यहाँ क्या है इंट्रेंस एग्जाम का करने से हमें कभी स्टडी करना है उस हिसाब से, उस लेवल से इसको सेट किया जाता है। तो देखेंगे इसकी होती किस हिसाब से वर्तमान सोचेंगे उनके बराबर। तो बाल विज्ञान का इतिहास में आपको समझना है 19वीं शताब्दी के अंत में ही शुरू हुआ था, जब मनोविज्ञानिकों ने बच्चों के विकास में रुचि लेना शुरू किया था। जीन पियाजे इसमें महत्वपूर्ण नाम रखना है, जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड है ना, और एरिक एरिक्सन जैसे मनोविज्ञानी ने बाल मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। जीन पियाजे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के बारे में कहा है, आपको ये सब ध्यान रखना है। अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे जो है ये नाम पे रखना है, संज्ञानात्मक विकास के लिए बेहद ही फेमस व्यक्ति थे, साइंटिस्ट हैं मनोविज्ञान के फील्ड में। तो बच्चों के मनोसामाजिक विकास के बारे में अपने सिद्धांतों के लिए जाते हैं। सिगमंड फ्राइड है, जो सिगमंड फ्राइड है, फ्राइड यहाँ पर होना चाहिए, सॉरी फ्रूट लिखा गया है, ये फ्राइड होना चाहिए, सिगमंड फ्राइड है। सिगमंड फ्राइड जो है बच्चों के मनोसामाजिक विकास के लिए जाने जाते हैं, उदाहरण याद रखना, जिन पे सिगमंड फ्राइड है। अब एरिक एरिक्सन ने बच्चों के व्यक्तित्व विकास के बारे में अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं, मतलब एरिक एरिक्सन थे वो व्यक्ति बच्चों के व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें कंफ्यूज हो गए होंगे शायद, मैं बताऊं करना चाहूंगा। तो अब तीन नाम याद रखना, इसमें जीन पियाजे, सिगमंड फ्राइड, ठीक है, एरिक एरिक्सन, तीन नाम। जीन पियाजे में जीन पियाजे किसके लिए जाने जाते हैं, जीन पियाजे के लिए है। जीन पियाजे जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों के लिए जाते हैं, पहला है। दूसरा जो सिगमंड फ्राइड में, सिगमंड फ्राइड किसके लिए जाने जाते हैं, तो मनोसामाजिक विकास के लिए जाते हैं, ठीक है। अब एरिक एरिक्सन किसके लिए जाने जाते हैं, तो एरिक एरिक्सन है व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तीन नाम और तीन सिद्धांत को ध्यान रखना है, कौन सा व्यक्ति सिद्धांत के लिए जाना जाता है, ये तीन आपको याद रखना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चल। आपको परिभाषाएं हैं जो बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसे भी भाषा से और उसकी उत्पत्ति से क्वेश्चन बना हुआ है ना। प्री बीएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जो पिछले हमने सेशन में देखा था, उसमें कई एग्जामों में जो है इसे प्रश्न बना है, तो आपको इसको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, है ना। तो आगे समझते हैं, है ना, परिभाषाएं को लेकर के, कि जो है बाल मनोविज्ञान के विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीकों से जो है अपना अपना परिभाषाएं दी है और अलग अलग मत भी रखा हुआ है। उन चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। बीच में अगर कुछ एरर हुआ होगा दोस्तों तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें थोड़ा सा शायद दिक्कत मेरे को देखने के लिए मिला, है ना। तो अगर आपको कुछ परेशानी हो या फिर कहीं पास का सेशन अगर कुछ मिस हुआ हो, या फिर आवाज में कुछ मिस हुआ हो, या फिर वीडियो पे अगर कुछ मिस हुआ हो, तो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। जितना मिसिंग होगा या डिस्टर्ब होगा उसको मैं अलग से कोशिश करूंगा कि उसको अलग से मैं रिपीट कर पाऊँ, क्योंकि अगर मैं इसको स्टॉप करके अगर नया रिकॉर्ड करना चाहूंगा तो फिर उसमें क्या होता है, बाद में एडिटिंग करने में फिर बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना, और एडिटिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, इसलिए क्योंकि अभी जब मैंने कैमरे को देखा तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू करते हुए दिखा मेरे को, है ना। तो अगर आप यहाँ इस सेशन से अगर आप पहुँच गए होंगे तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो अगर मिस हुआ होगा तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं हर एक कमेंट को रीड करने का प्रयास करता हूँ और हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देने का भी प्रयास करता हूँ, कि अगर हमारे साथियों को अगर ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं उन प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का पूरा प्रयासरत हूँ मैं उसके लिए, है ना। अगर आप हमारे साथ अगर जुड़े हुए हैं, हमारे YouTube फैमिली के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ आपने हमारे जो टीम है उसको आपने पसंद किया है, तो उसके लिए मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ। अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिक्कत होता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो टॉपिक पर आते हैं, अगर कुछ मिस हुआ होगा तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर सेशन कहीं पर अगर डिस्टर्ब हुआ होगा तो मैं उसका बाद में फिर से दोबारा रिकॉर्ड करके उसको अपलोड करूँगा, है ना। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो परिभाषाएं हैं,
बेहद इम्पोर्टेंट है। और जो जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं उन्हीं को हमने लिया हुआ है, जो अक्सर एग्जाम पे देखने के लिए हमें मिला है। ठीक, तो क्रो और क्रो ने जो कहा है, इनकी जो परिभाषा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से जितना लिया हुआ हर एक इंपॉर्टेंट है परिभाषा। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मतलब माँ के गर्भ में जिस दिन से बच्चा आ जाता है, माँ के गर्भ में जब से आता है और उसके किशोरावस्था तक आने तक का ही गर्भकाल से लेकर के किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक इन्होंने बाल मनोविज्ञान का माना है। मतलब बाल मनोविज्ञान का कहने का मतलब है कि बाल्य अवस्था तक बालक कब तक है, जब तक वो किशोर नहीं हो जाता है तब तक हम उसे बालक ही मानते हैं, है ना। इसीलिए इन्होंने कहा है कि गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था के आरंभ तक का ही ये क्या है कि उसमें अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। ठीक है, अगला देखेंगे हॉरलॉक जी ने क्या कहा है। तो हॉरलॉक महोदय है, इन्होंने क्या कहा है, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और जो है भावनात्मक विकास का अध्ययन करता है। ठीक है, अगला है स्किनर ने क्या कहा है। स्किनर जी का कहना है कि बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार और अनुभव का क्या करता है, अध्ययन करता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इन परिभाषाओं से पता चलता है कि बाल मनोविज्ञान एक व्यापक क्षेत्र है। आपको ध्यान में रखना है ये लाइन कि बाल मनोविज्ञान एक क्या है, व्यापक क्षेत्र है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं थ्योरी में इसीलिए बता रहा हूँ कि हर एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, जो बच्चों के विकास के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है और इससे बच्चों की सोच, भावनाएं, व्यवहार और व्यक्तित्व और सामाजिक संबंध जो है शामिल होते हैं। ठीक है साथियों, आगे चलें। अब यहाँ पर देखेंगे हम बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं, उसको हम समझेंगे कि किन तरीकों से ये हो सकता है। तो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझते हैं, ये क्या क्या है और क्या हो सकता है। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान में कई अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया जा सकता है, किया जाता है, जो जिसमें शामिल है। हम कुछ क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, जैसे हमारा संज्ञानात्मक विकास है जो मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। बच्चों की सोचने, सीखने और समस्या हल करने की क्षमता जो है, क्षमता का विकास होता है इसमें। ठीक है, अगला देखेंगे भावनात्मक विकास। तो भावनात्मक विकास क्या कहता है, बच्चों की भावनाओं को पहचानने, समझने और प्रतिबंधित करने की क्षमता को विकसित या विकास करता है। अगला देखेंगे तो सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या कहता है कि बच्चों की दूसरों के साथ बातचीत करने और सामाजिक संबंधों की क्षमता को विकास करता है। ठीक है, जैसा नाम है उसका वैसा उसका काम है, आपको ध्यान में रखना है। शारीरिक विकास क्या कहता है, बच्चों के शारीरिक विकास और उनकी शारीरिक क्षमताओं का विकास करता है। अगला देखेंगे भाषा विकास। तो बच्चों की भाषा सीखने और उपयोग करने की क्षमता का क्या करता है, ये विकास करता है। ठीक है, जैसा उसका जैसे संज्ञानात्मक विकास है, तो संज्ञान से संबंधित हम सोचते हैं, हमारे दिमाग से सोचते हैं, सीखते हैं, है ना। और जो भी समस्या आता है तो हम अपने बुद्धि से, तर्क से हम उस समस्या का समाधान निकालते हैं। जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है, आपको ये एक चीज ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे चलें। आगे देखेंगे बाल मनोविज्ञान का जो है अर्थ क्या है, इसको समझने का प्रयास करिएगा थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है बच्चों में बाल मनोविज्ञान की समझ। तो इन सारी चीजों को हम कवर करेंगे। थोड़ा सा भी तो वीडियो जो है लंबा होगा, तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ताकि आपको जो है सारा कुछ जो है अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है ना। तो आगे देखते हैं बाल मनोविज्ञान का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का अर्थ को समझते हैं। तो बच्चों का अध्ययन, ठीक है, अर्थ में ही आएगा आपका। ठीक है, बच्चों का अध्ययन टॉपिक है ना, पॉइंट है, सॉरी। तो बाल मनोविज्ञान बच्चों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास का अध्ययन करता है। इससे उसकी सोच, भाषा, व्यक्तित्व, भावनाएं, सामाजिक संबंध और व्यवहार शामिल होते हैं। ठीक है, इन चीजों को बच्चों का अध्ययन में हमें देखने के लिए मिलता है। विकास पर ध्यान। अब विकास पर ध्यान किस तरीके से होगा, तो इसको समझिएगा। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास के विभिन्न चरणों, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, है ना, पर ध्यान केंद्रित करता है
और यह समझने की कोशिश करता है कि बच्चे इन चरणों में कैसे कैसे बदलते हैं और कैसे विकसित होते हैं। ठीक है, अगर आपको बाल मनोविज्ञान का एकदम डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट दिखेगा जिसमें बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का एक सीरीज है, उसमें आप जाएंगे तो बाल मनोविज्ञान के मतलब टॉपिक पर आपको विकास के पहलू पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं जब इस वीडियो को अपलोड करूंगा यूट्यूब पर तो उसका लिंक मैं उस वीडियो का दे दूंगा, जिसमें आपको जो है जो विकास किस तरीके से होता है, बाल विकास में कैसे होता है, शैशवावस्था में कैसा होगा, बाल्य विकास में कैसा होगा, किशोरावस्था में कैसा होगा और किन किन अवस्थाओं में क्या क्या होता है, इन सारी चीजों का डिटेलिंग वीडियो अगर आपको देखना होगा तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो सीरीज है उसमें आप जरूर जाकर के विजिट करेगा। आपको उसमें बेहतर इससे भी डिटेलिंग के साथ मैंने वहां पर बताने का प्रयास किया है, आप उसको जरूर विजिट करके जरूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या हो सकता है, तो बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास का अध्ययन कराने के लिए जो है वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। इसमें अवलोकन, प्रयोग और साक्षात्कार जैसी तकनीकें शामिल होती हैं। ठीक है, इन सारी चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुप्रयोग में देखेंगे तो बाल मनोविज्ञान से प्राप्त ज्ञान का उपयोग बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण और देखभाल में के सुधार के लिए भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इसका बाल मनोविज्ञान का महत्व कई कारणों से है जो बच्चों के विकास कल्याण से जुड़े हुए हैं। यह केवल न माता पिता और शिक्षकों के लिए है बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। या कुछ बिंदुओं पर हम बाल मनोविज्ञान की महत्वता को जो है दर्शाया गया है, जो आप इस तरीके से अभी देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम उसकी बाल विकास की जो है बाल मनोविज्ञान की जो महत्वता है ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है इसको हम समझेंगे। ठीक है, आगे पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे कि किन किन बातों पर, किन किन पॉइंटों पर ये चीजें काम कैसे करता है। ठीक है, तो पहला देखेंगे, पहला पॉइंट हमारे बच्चों के विकास को समझने में किस तरीके से मदद करता है उसके बारे में हम समझते हैं, है ना। तो ये कैसे होगा, देखिए बाल मनोविज्ञान बच्चों के शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करता है। यह जानने में मदद करता है कि बच्चा कैसा सोचता है, महसूस कैसे करता है, व्यवहार कैसे करता है और समय के साथ कैसे परिवर्तन करता है ना, कैसे बदलता है। ठीक है, तो ये क्या है, बच्चों के विकास को समझने के लिए हमें मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बच्चों की जरूरतों को पहचानने में क्या करता है, मदद करता है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विभिन्न विकासात्मक जरूरतों को पहचानने में मदद करता है, चाहे वे शारीरिक हो या भावनात्मक हो या सामाजिक हो। यह समझने में मदद करता है कि बच्चों को किस उम्र में किस प्रकार की देखभाल, समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। मतलब ये हमें ये बताता है बाल मनोविज्ञान की बच्चा किस स्थिति में है, किस अवस्था में है, उसमें कौन सी अभी सामाजिक स्थिति कैसी है, उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, शारीरिक स्थिति कैसी है। तो इन सारी चीजों को समझने में मदद करता है और किस अवस्था में, किस उम्र में उसको किस तरह का देखभाल चाहिए, किस तरह का पालन पोषण चाहिए, किस तरह का शिक्षा चाहिए, ये सारी चीजें जानने और समझने का हमें जो है प्रोत्साहन, समर्थन और प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये साथियों, आपने अगर पिछला वीडियो का क्लासेस जो नहीं देखा होगा उसको आप जरूर देखिएगा। कितना इम्पोर्टेंस होता है हमें थ्योरी नॉलेज का, कि बिना हम थ्योरी को पढ़े या समझे हम एमसीक्यू को नहीं समझ सकते हैं। उसका जो महत्वता है थ्योरी का वो हमें तब समझ में आएगा जब आप इसको देखेंगे, पढ़ेंगे, इसके बाद जब आप एमसीक्यू लगाएंगे, जब आप एमसीक्यू करेंगे, है ना, जब मैं कराऊंगा तब वहां पर आपको इन सारी चीजों को जिस तरीके से मैं अभी हर एक पार्ट का जो है सिलेबस बाय सिलेबस मैं हर एक टॉपिक का जो अभी थ्योरी करा रहा हूँ, तो उसी तरीके से हर एक क्लास का, हर एक टॉपिक का मैं उसका एमसीक्यू आपको कम से कम 100 से 150 हर एक चैप्टर से एमसीक्यू कराऊंगा। ठीक है ना, जिससे क्या है कि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, है ना। तो आगे हम कहां पर थे, ये सारा चीज देख लिया था। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे समस्या की पहचान और समाधान। ये कैसे हम कर सकते हैं इसको समझेंगे थोड़ा सा। बाल मनोविज्ञान बच्चों के विकास में जो है विकासात्मक समस्या, सीखने की
कठिनाइयां, भावनात्मक समस्या और व्यवहार संबंधी समस्याओं को पहचान करने में हमें जो है मदद करता है। यह इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित रणनीतियों और हस्तक्षेपों को विकास करने में हमें जो है मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला पॉइंट क्या है, सकारात्मक पालन पोषण को बढ़ावा देना। सकारात्मक पालन पोषण को बढ़ावा देना, ये किस तरीके से होगा इसको समझिएगा। तो बाल मनोविज्ञान माता पिता को बच्चों के साथ सकारात्मक और प्रेम पूर्ण संबंध बनाने में मदद करता है और यह उन्हें प्रभावी पालन पोषण तकनीकों के बारे में सिखाता है, जैसे कि सकारात्मक अनुशासन, सहानुभूति और प्रोत्साहन। ठीक है, आगे देखेंगे तो बच्चों की शिक्षा में सुधार। बच्चों की शिक्षा में किस तरीके से सुधार हम कर सकते हैं उसको समझेंगे। ये बाल मनोविज्ञान करता है। तो बाल मनोविज्ञान शिक्षकों को बच्चों को सिखाने की शैलियां, उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं और उनकी सीखने की क्षमता को समझने में मदद करता है और यह उन्हें प्रभावी शिक्षण विधियों और शैक्षिक रणनीतियों को विकसित करने में मदद करता है, जो बच्चों के सीखने और सीखने और विकास को बढ़ावा देता है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। हर एक पॉइंट जो है, ये जो रेड लेट में लिखा है, ये हर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का डिटेलिंग है। आपको हर पॉइंट को जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है, उसके बारे में आपको समझना है ना। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा इसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देना, ये किस तरीके से करता है। तो बाल मनोविज्ञान बच्चों के सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है और यह बच्चों को दूसरों के साथ स्वास्थ्य संबंध बनाने और अपनी भावनाओं को प्रतिबद्ध करने और सामाजिक कौशल को विकसित करने में मदद करता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बच्चों के कल्याण में सुधार। बच्चों के कल्याण में कैसे सुधारकारी है, तो देखिएगा बाल मनोविज्ञान जो है बच्चों के समग्र कल्याण में सुधार करने में क्या है, मदद करता है। यह बच्चों के स्वास्थ्य, खुशहाल और सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान विकसित करने में जो है मदद करता है। अगला देखेंगे, अगला पॉइंट जो है हमारा समाज के लिए महत्व। तो समाज के लिए किस तरीके से महत्व है इसको समझेंगे। तो बाल मनोविज्ञान स्वास्थ्य और खुशहाल बच्चों के विकास को बढ़ावा देकर एक बेहतर समाज के निर्माण में योगदान देता है और यह बच्चों के भविष्य के जिम्मेदार जो है नागरिक बनने के लिए तैयार करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके अगला पॉइंट देखेंगे। अब देखेंगे हम इसमें मानसिक विकास, यहां से देखेंगे, सॉरी ज्यादा चला गया था, यहां देख लिए थे। ठीक है, सामाजिक ये हो गया था, महत्व देख लिए थे। ठीक, ये आ गया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो प्राइमरी के लिए होता है उसमें जो डीलेट करते हैं उसमें 6 से 11 साल के बच्चों में बाल मनोविज्ञान की समझ, ये हमें देखने के लिए मिलेगा सिलेबस में। और जो बीएड रहता है उसमें 11 साल से लेकर के लगभग 16 से 18 वर्ष का उम्र उसमें देखने के लिए मिलेगा, है ना, सिलेबस में। तो ये चीज हमें समझना है। सिलेबस में ये चीज है कि 6 से 11 वर्ष के आयु के बच्चे में जो है बाल मनोविज्ञान की समझ क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमने ये देखा कि बाल मनोविज्ञान क्या है ना, उसकी क्या है उसमें। बाल मनोविज्ञान के बारे में हमने सारा चीज देखा, उसका अर्थ देखा, उत्पत्ति देखा, परिभाषा देखा, इसलिए मैंने बताया कि उससे क्वेश्चन बना हुआ है ना। तो उन सारी चीजों को भी आप मोटा मोटा कवर जरूर करिएगा। ठीक है, अब जो सिलेबस में हमारा दिया है कि 6 से 11 वर्ष की आयु में जो बच्चों में बाल मनोविज्ञान की समझ जो होता है ये किस तरीके से होता है, हम इसको आगे समझेंगे स्लाइड में, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो यह आयु वर्ग के बच्चों के विकास का एक महत्वपूर्ण चरण होता है। ठीक है, विकास के लिए 6 से 11 वर्ष का जो एज होता है ये बेहद ही महत्वपूर्ण होता है ना। होने के लिए तो हर एक अवस्था होता है, आपको ध्यान में रखना है ना। लेकिन अगर 11 से बाल मनोविज्ञान की बात करेगा और टॉपिक में ये चीज दिया हुआ है सिलेबस में, तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। इस दौरान बच्चे में कई तरह के शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी और भावनात्मक भी क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। 4 चीज आपको याद रखना है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक विकास। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान की समझ जो है माता पिता और शिक्षक के देखभाल करने वाले को इन बदलावों को समझने और बच्चे की स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन जीने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
ठीक है। जैसे जैसे बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाएगा, बाल्यावस्था में किशोरावस्था में जाएगा, तो किशोरावस्था में जैसे ही जाते हैं तो लड़कों में कुछ अलग चेंजेस होते हैं और लड़कियों में शारीरिक बनावटी ये सारी चीजें जो है, जैसे लड़कों में दाढ़ी मूछें आना, है ना, और लड़कियों में जो है पीरियड का आना, ये सारी चीजें जो है शारीरिक परिवर्तन बहुत तेजी से देखने के लिए मिलता है। तो उन चीजों को समझने के लिए माता पिता को भी इन चीजों का जानकारी होना चाहिए, शिक्षकों को भी इन चीजों का क्या है कि बदलाव के बारे में समझना और बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर के और उसके खुशहाल जीवन को जीने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे इसी में शारीरिक विकास। अगला पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास को ध्यान से समझिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो शारीरिक विकास को समझते हैं। तो इस उम्र में बच्चों का शारीरिक विकास तेजी से होता है। इस किस अवस्था में, मतलब बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का जो उम्र होता है वो उसमें जो है शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है और इसकी लंबाई और वजन बढ़ता है। जैसे लड़कियों का अगर लंबाई देखेंगे तो बाल्यावस्था में बहुत तेजी से बढ़ता है, किशोरावस्था में थोड़ा सा रुकता है, और लड़कों का हाइट जो है किशोरावस्था के बाद तेजी से बढ़ता है ना, और उनकी मांसपेशियों का भी मजबूत होता है। ठीक है, आगे देखेंगे शारीरिक क्षमताएं बढ़ती हैं और वे दौड़ने, कूदने और खेलने जैसे गतिविधियों में अधिक कुशल हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों की लिखावट और चित्रकला कौशल में भी सुधार होता है। ठीक है ना, शारीरिक विकास से संबंधित है सारी चीजें, आपको ध्यान में रखना है। और हर एक पेज का आप स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं ताकि आप जो है उसका फुल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लें। तो मैं मतलब मेरा जो है वीडियो में मैं ना हूं, मेरा जो चेहरा वो आपको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक ना, आगे चलते हैं। तो इसी में हम देखते हैं आगे जो है हमारा है मानसिक विकास। हमने शारीरिक विकास देखा था। ठीक है, अब हमारा जो है आगे पॉइंट देखेंगे मानसिक विकास। ठीक है, मानसिक विकास किस तरीके से रहता है, ये सारी चीजें हम समझते हैं। तो इस उम्र में बच्चों की सोचने, सीखने की क्षमता में सुधार होता है, वे अधिक तार्किक और विश्लेषणात्मक हो जाते हैं मानसिक विकास में। ठीक है, उनकी भाषा कौशल में भी सुधार हो जाता है और वे अधिक जटिल वाक्यों का भी जो है प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों की संरचनात्मक और कल्पनाशीलता भी बढ़ जाती है। इसी में देखेंगे अगला पॉइंट हमारा है सामाजिक विकास। तो सामाजिक विकास किस तरह से होगा, इस उम्र में बच्चे अपने साथियों के साथ अधिक समय बिताने लगते हैं और उनके सामाजिक संबंध जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वे दोस्ती करना सीख लेते हैं और जो है जो दूसरों के साथ मिलजुल कर खेलना पसंद ज्यादा करते हैं। ठीक ना, ये हो गया, दूसरों के साथ मिलजुल करके खेलना ज्यादा पसंद करेंगे। और बच्चों में जो है सामाजिक नियमों और मूल्यों के बारे में जागरूकता जो है बढ़ता है। ठीक, इसी में आगे चलते हैं। भावनात्मक विकास को समझिएगा थोड़ा सा, है ना। हमने चारों विकास के बारे में हमने देख लिया, 3 विकास हो गया, लास्ट विकास है। इस अवस्था में बच्चे अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में बेहतर हो जाता है और वे अधिक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी से भर जाते हैं। बच्चों में सहानुभूति और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो जाता है। आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखेंगे अगला बाल मनोविज्ञान की समझ का महत्व। बाल मनोविज्ञान की समझ का महत्व हमने देखा कि 6 से 11 वर्ष के बच्चों में जो है समझ किस तरीके से होता है, किस किस अवस्था में किन किन अवस्था में क्या क्या चीजें उनके अंदर जो है समझ विकसित हो जाता है। अब आगे देखेंगे कि बाल मनोविज्ञान की समझ का जो है महत्व कितना है ना, महत्व के बारे में हम जानेंगे। तो पहला है, देख लेते हैं पहला बिंदु, बच्चों की जरूरतों को समझने में मदद करता है। हमारा हेडिंग है बाल मनोविज्ञान की समझ माता पिता और शिक्षकों को बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों को समझने में क्या करता है, मदद करता है। दूसरा देखेंगे सकारात्मक पालन पोषण को बढ़ावा देना। ठीक है, सकारात्मक पालन पोषण को बढ़ावा देना किस तरीके से होता है, तो यह माता पिता को बच्चों के साथ सकारात्मक और प्रेम पूर्वक जो है संबंध बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे चलेंगे इसी में, आगे देखेंगे। तो बच्चों में शिक्षा का सुधार, बच्चों की शिक्षा में सुधार ये किस तरीके से होता है, तो यह शिक्षा
शिक्षकों को बच्चों को सीखने की शैलियों और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को समझने में मदद करता है। आगे चलेंगे, समस्याओं को पहचान और उसका समाधान करना। ठीक है, तो यह बच्चों में विकासात्मक समस्या, सीखने की कठिनाइयों और भावनात्मक समस्याओं की पहचान करने और उनका समाधान करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे अगर हम देखेंगे तो माता पिता और शिक्षकों के लिए क्या सुझाव दे सकते हैं, है ना, तो इसको हम समझेंगे। तो बच्चों को प्यार और समर्थन दें, मतलब बच्चों को हम भरपूर जिस अवस्था में उसमें प्यार करें और फिर उनका समर्थन दें, उनके बातों को रखें, है ना, उन्हें खेलने और एक्सप्लोर करने के लिए प्रोत्साहित करें। ठीक है, आगे देखेंगे तो उनकी बात को ध्यान से सुने और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें, उन्हें सीखने के लिए विभिन्न प्रकार का अवसर प्रदान करें, उनके साथ धैर्य रखें और उनकी गलतियों को सुधारने में उनकी मदद करें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही हमारा थ्योरी का क्लास था दोस्तों। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अगर अंत तक आपने देखा है तो जरूर आपको पसंद आएगा और हर एक क्लास में आपको एक नया जानकारी देखने के लिए मिलता है ना, एक नई चीजें सीखने के लिए मिलता है। इसमें हमने जो पूरा थ्योरी क्लास को कवर करने के लिए कोशिश किया है, इसका जो है एमसीक्यू सीरीज हम बाद में लाएंगे। ठीक है, पहले हम थ्योरी वाला जो चैप्टर होता है उसको हम सारा चीज पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद जो है थ्योरी आपको करना रहेगा। आप पहले इसको देखिएगा, इसके बाद आपको थ्योरी समझ में बेहतर तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों, है ना। अगर कहीं पर कुछ चीरा आया होगा या कुछ दिक्कत होगा वीडियो में तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, तो आप हमें वीडियो जब अपलोड होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा कि हमें यहाँ पर का सीन या फिर ऑडियो या वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं था या फिर समझ में नहीं आया, तो आप हमें जरूर कमेंट करिए। मैं उसको अगर आपको ऐसा कमी लगता है कि हमें यहाँ पर सुधार करना चाहिए तो आप जरूर हमें कमेंट करिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके हिसाब से फिर उस गलतियों को सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में इतना था जानकारी दोस्तों। ठीक है, तब तक आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर हम एक नए टॉपिक के साथ और एक नए सेशन के साथ फिर आपके साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।